मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 की है, ये यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी। इसमें समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से। और आप पिछले वीडियोस पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब आज आपको ये नया वीडियो मिलेगा जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका पहला वीडियो है। और इसके बारे में पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आसानी से थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके जो है क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि आसानी से यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है एक एक करके। जैसे देखिए इसमें बताया गया है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। समांतर का मतलब है समझते हैं आप, और श्रेणी का भी मतलब समझते हैं, तो उस पर चर्चा करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, दोनों शब्दों से आप परिचित हैं। देखिए यहाँ पर आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप यानी पैटर्न, अंग्रेजी में पैटर्न कहेंगे, का अनुसरण करती हैं। जैसे सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश यानी मधुमक्खी के छत्ते में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास, एक पाइन कोन पर सर्पिल इत्यादि, यानी एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की ओर आप अगर देखते हैं तो आपको क्या मिलता है कि जैसे सीढ़ियां हैं, आप देख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक उदाहरण दिया, इन्होंने कहा कि रीना ने के लिए आवेदन किया, एक पद के लिए कोई नौकरी है उसके लिए आवेदन किया उन्होंने और उसका चयन हो गया। उसे 8,000 रुपये के लिए मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। यानी उसने कहा कि जब ज्वाइन किया उसने तो उसे 8,000 रुपये महीने देने की बात कही गई और कहा गया कि आपके हर साल 500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। यानी अगर उसने 2010 में मान लो ज्वाइन किया तो 8,000 रुपये मिले, और अगर उसने फिर अगले साल उसको कितने मिलेंगे, 8,000 उसको कितने मिलेंगे, 8,500, यानी 500 रुपये उसका बढ़ जाएगा। यानी 2011 में उसे 500 रुपये बढ़कर मिलेंगे। फिर अगले साल 2012 में आप समझ गए होंगे अब कितने मिलेंगे उसे, 9,000 रुपये मिलेंगे। यानी उसके हर साल 500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो जो ये वृद्धि है, यानी जो ये आपको लगातार एक पैटर्न मिल रहा है कि कितने कितने रुपये बढ़ रहे हैं उसके, तो आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये हर साल उसके बढ़ रहे हैं। तो ये पैटर्न है, ये जो तरीके की जो श्रेणी बन रही है यहाँ पर, इस श्रेणी को ही हम एक तरीके से समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप और देख सकते हैं कि यहाँ कुछ श्रेणियाँ दी गई, जैसे 1 2 3 4 5, यानी सम में क्या है, +1 की वृद्धि हो रही है। दूसरे में देखिए -30 की डिक्रीमेंट हो रहा, यानी हर एक में आप दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें हमेशा -30 हो रहा है, यानी 30 घट रहा है। अगले वाले में भी देख सकते हैं +1 की वृद्धि हो रही है। इसमें देखिए एक ही जैसी जा रही है। इसमें देखिए 0.5 की वृद्धि हो रही, 0.1 0.5 0.5 घटता हुआ जा रहा है और आगे से बनता जा रहा है। तो उपरोक्त सूची में अगर हम देखें तो यदि आपको ये पद दिया हो तो आप उसका अगला पद लिख सकते हैं। अब जितने भी इसमें दिए गए हैं सबका आप अगला पद आसानी से लिख सकते हैं। शायद किसी प्रतिरूप या नियम का अनुसरण करते हुए आप ऐसा करेंगे, किसी ना किसी में, जैसे इसमें +1 हो रहा है, इसमें -30 हो रहा है, इसमें अगले वाले में भी +1 हो रहा है, इसमें माइनस का 0.5 हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, सब में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं या किसी में कुछ घटा रहे हैं। एक कोई ना कोई एक संबंध आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जो ये सब चीज़ें होती हैं, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद
में एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए प्राप्त होता है। यानी आप देख रहे हैं इतनी देर से कि सब में कुछ ना कुछ एक आगे पद जुड़ता है एक निश्चित संख्या के माध्यम से। तो ऐसा अगर पद, ऐसी श्रृंखला हमें मिलती है तो उसे हम एपी कहते हैं, एपी भी कहते हैं शॉर्ट में। नाम इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम एपी है। अब इसमें एक नया वर्ड आता है, या तो देखो ये जो आएगा वो धनात्मक वृद्धि हो सकती है, ऋणात्मक, ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो अब एक नया टर्म हमको सीखना है, सर्वांतर। शब्द को समझिए, यही शब्द जो है आपको बार बार सवालों में मिलेंगे। सर्व अंतर या सर्वांतर भी इसको कहते हैं। एक साथ दोनों को अगर हम मिला देंगे तो सर्वांतर हो जाएगा, या कॉमन डिफरेंस भी इसे कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इसे यहाँ पर लिखा हुआ, आप कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इस शब्द को कैसे हम निकालते हैं उस चीज़ को भी सिखाते हैं, सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ एक श्रेणी दी गई 147, 148, 149, यानी ये लगातार बढ़ रही है समांतर श्रेणी है। इनके कहने का मतलब ये है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, और ये इस तरीके से चलेगी। तो अगर हमको सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर निकालने का मतलब ये होता है कि जो दूसरा वाला टर्म हो उसमें से पहले वाले टर्म को घटा दें, यानी A2 में से A1 को घटा दें, तो ये सर्वांतर हमें मिल जाता है। यानी आप क्या करेंगे, 48 में से 147 घटाएंगे तो जो भी मिलेगा वो सर्वांतर होगा। यानी एक मिला तो वो सर्वांतर हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा। यानी जो दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे, कहीं से आप इस 49 से 42 को, इस 148 को घटा दीजिए, कहीं भी किसी भी पद में दो पद लगातार वाले ले लीजिए, उसमें से आखिरी वाला जो पद हो उसमें से इसको घटा दीजिए। तो इस तरीके से जब आप घटाएंगे तो जो अंतर मिलेगा वो सर्वांतर कहलाएगा। कोई भी आइए, ये जो होगा ये सर्वांतर आपको या तो शून्य मिल सकता है, 0 हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है। तीनों तरीके के हो सकते हैं। और ये होता है, इसको अगर हम जनरल सूत्र में लिख दें तो A1 माइनस AN-1 ये कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। अब आप समझ लीजिए, ये स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। A1 माइनस AN-1, इसको कैसे लिखते हैं, A2 माइनस A1। आप समझिए ये भी d है, इसको जनरल फार्मूले में रख दिया गया है। n बराबर 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सर्वांतर आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने प्रश्नावली है 5.1, और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाई गई है कि इससे कहा गया है कि कुछ स्थितियाँ आपको दी गई हैं, उन स्थितियों को आप समझिए और उससे सूची बनाइए एक एपी की। और क्यों है ये एपी बनेगी तो क्या होगा, कैसी बनेगी, इसके बारे में आप थ्योरी को पढ़ना है, सवाल को पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बना देनी है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन है कि कौन सी 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, या तो उसका प्लस का हो डी की हम बात करें यानी सर्वांतर की, या तो वो निगेटिव हो, या वो 0 हो। ये 3 चीज़ों में उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ऐसी कोई श्रेणी होगी तो उसे हम कहेंगे समांतर। अब आइए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर चलेंगे के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, यानी जैसे आप कोई किराए से टैक्सी बुक करते हैं, ओला उबेर या कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि पहला तो वो फिक्स चार्ज ले लिया कुछ, जैसे आप DTH रिचार्ज कराते हैं तो उसमें भी ऐसे होता है, लेकिन उसमें पैटर्न हर चैनल का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ जैसे किराए की ही बात है तो यहाँ टैक्सी का किराया उन्होंने बताया कि पहले फिक्स है,
फिर उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 बढ़ता है, यानी उसने कहा कि 15 रुपये तो फिक्स है, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको +8 देने पड़ेंगे, कहने का मतलब। और जैसे ही आप अगला फिर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 + 8 और जुड़ जाएगा, आप समझिए। फिर अगला 1 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 8 + 8 + 8 जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये लगा चलेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसी में 8 रुपये जुड़ता चला जाएगा। तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी जुड़ती उसमें चली जाएंगी। तो ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आइए देखिए कि इसको हम एक फार्मूले के रूप में बनाते हैं। जैसे सीरीज बनी होती है, जो श्रेणी है हमारी वो जो बनी होती है उसके टर्म्स में हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रथम किलोमीटर लिख लेते हैं अपनी कॉपी पर। प्रथम किलोमीटर बराबर कितने रुपये हमको पड़ रहे हैं? 15 रुपये पड़ रहे हैं, आप समझिए। तो यानी हम मान लेते हैं T1 इसको कह देते हैं, तो ये 15 रुपये हो गया। टर्मिनोलॉजी समझ लेनी है कि टर्मिनोलॉजी क्या है, और इन शब्दों को जरा सा थोड़ा सा ध्यान रखना जिससे आपको सवाल को समझने में बहुत आसानी होगी। अब क्योंकि 15 रुपये हो गए, अब उसने कहा कि प्रथम किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर जो चल जाएगा उसके बाद अगला किलोमीटर, जो अगला किलोमीटर चलेगा यानी सेकंड किलोमीटर से जब बात शुरू होगी तो क्या होगी? पहले किलोमीटर के तो 15 रुपये पड़ गया, अब दूसरे किलोमीटर की जैसे शुरुआत होगी तो उसमें 8 रुपये तो जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ हम एक शब्द, एक लाइन लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। प्रथम किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर किराया। किराया कितना आपको पड़ना है? किराया 8 रुपये है। यानी आपने ये लाइन लिख दी तो इससे क्लियर हो गया कि पहले का हमें 15 रुपये देना है और अगले 1 किलोमीटर का जैसे होगा वो हमें 8 रुपये देना है। तो आइए बनाते हैं समीकरण। देखिए क्या है, तो 2 किलोमीटर के लिए तो 2 किलोमीटर यानी अगला दूसरा किलोमीटर तो होगा, किलोमीटर का किराया कितना बनेगा? किराया इसी तरीके से एक पैटर्न सेट करना है। किराया तो यहाँ 15 रुपये आएगा +1 × 8, 1 किलोमीटर और चलेंगे ना, ये चीज़ कुछ बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसी को हम क्या कैस पैटर्न में लिख सकते हैं? देखो 15 + 2 किलोमीटर चले थे उसमें से 1 माइनस कर देते हैं और ×8 हो जाता है। ये कुछ पैटर्न इस तरीके का एक फॉर्मूला बेस बनाना है। तो ये चीज़ हो गई। इसी चीज़ को हम क्या लिख भी क्या सकते हैं, इसको तो हम कहेंगे टोटल T आएगा, यानी ये T2 हो जाएगा। वहाँ T1 हमने लिखा था, ये सेकंड किलोमीटर के लिए तो T2 लिखा। इसको हमने क्या लिख दिया? 15 हमारा क्या है? A है, और +8 लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसा तो कुछ पैटर्न बना। देखो ये जो 15 है वो A लिख दिया हमने, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये जो पहला टर्म है वो हमारा A हो गया। अब दूसरा टर्म जिससे हमने लिखा तो वो 8 है, यानी 2 - 1 पैटर्न हमने लिखा। इसी तरीके से अगर हम 3 किलोमीटर के लिए लिखने की कोशिश करेंगे, 3 किलोमीटर का जो किराया बनेगा आप समझिए वो कितना बनेगा? 15 रुपये तो यहाँ पर ये आएगा ही आएगा, और प्लस क्या आएगा? ये दूसरे टर्म्स का है, तो आप सीधा आप इसको लिखिए। आप क्या लिखेंगे? 3 - 1 × 8, यही तो आप लिखोगे, एक कम करके लिखोगे, यानी सेकंड टर्म्स में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? देखिए यहाँ बनेगा जो आपके पास वो T3 बना, और T3 में क्या है? A आएगा, और +8 + 8 यानी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये चीज़ बन जाएगी। ऐसे ही अब जो 4 किलोमीटर के लिए जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 किलोमीटर का किराया
आप समझिए 4 किलोमीटर का किराया जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, जहाँ चौथा आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा 15 तो हमारा ये रहेगा ही रहेगा, और प्लस 4 माइनस 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 8 आएगा। यानी इसको हम क्या लिखते हैं T4 लिख देंगे, यहाँ पर ये T4 आ जाएगा और इसको क्या लिख देंगे A प्लस 24 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न एक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए आपको n किलोमीटर के लिए लिखना हो तो आप क्या लिखोगे Tn लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, और यहाँ तो A ही रखोगे, यहाँ पर A रखोगे, यहाँ A रहेगा और आगे जो भी कोई चीज़ बनेगी उसको रखोगे, जो यहाँ पर x बनेगी। तो जैसे ही हम Tn के लिए रखते हैं किराया के लिए, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो A रखा यहाँ पर, जो भी आया सिंपल सा A आया, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसको एक अलग पेज पे लिखते हैं, जगह मिल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, Tn बराबर हमने यहाँ पर लिखा, और Tn में जैसे रखेंगे तो यहाँ Tn किलोमीटर का जो किराया होगा वो सीधा और सीधा सा फंडा बनेगा यहाँ पर जाकर हमारे पास n किलोमीटर के किराए के लिए। तो यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं सीधा, पहले लैंग्वेज भी थोड़ी लिख लेते हैं, n किलोमीटर का किराया, तो ज़्यादा समझ में आएगा, किराया n किलोमीटर का किराया बराबर, तो यहाँ तो 15 हम लिखते आए हैं, प्लस एक कम कर देते थे n में से तो वो हमने कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो लगातार डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, वो 8 आ रहा है। देखिए 8 का ही तो अंतर सब में आ रहा है, आप समझिए इस चीज़ को, 8 का हमारा डिफरेंस आ रहा है लगातार। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन के तैयार होगा उसको हम डायरेक्टली जनरल फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा n हो गया, माइनस 1 हो गया, माना था हमने, इसको हम 8 कह रहे हैं। और अगर इस 8 को हम d कह देते, 8 बराबर अगर हम मान लो 8 बराबर अगर हम d कह दें तो आप समझिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 बराबर अगर हम d कह देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कुछ फार्मूला यहाँ पर हमारा टोटल कुछ बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फार्मूला बनेगा। इससे क्या होता कि उक्त पदों में क्या होगा, 8 रुपये की वृद्धि होती है, अतः उक्त संख्याओं की सूची एक AP है। यानी सब में हमने देखा कि 8 रुपये की लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ये जो सूची बनी है ये AP होगी, क्योंकि सब में 8 रुपये की वृद्धि हो रही है। सब में क्या हो रहा है, 8 रुपये की लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये आ गया होगा। अब चलते हैं देखिए अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में जो आपके पास है यहाँ पर, अगले सवाल में देखो उसने क्या कहा है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी हर बार वो 1/4 हवा उसकी बाहर निकाल देता है। तो इस पैटर्न को हमको फिर से बनाना है। तो वैसे इसमें क्या हो रहा है कि लगातार इसमें कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी कम पड़ रहा है। आप इस पैटर्न को बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपको बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर आसानी से हम बनाएंगे। सेकंड पार्ट को मान लेते हैं बेलन में उपस्थित, यहाँ पहले मानना पड़ेगा, बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा बराबर हमने मान लिया x। तो हमारे पास T1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास T1 बराबर आ जाएगा x।
हमने पहला स्टेप मान लिया। अब देखो क्या उसने कहा कि प्रत्येक इकाई में जो प्रत्येक बार जब निकालेंगे हम हर बार, तो क्या होगा, प्रत्येक बार के बाद बेलन यहाँ एक चीज निकालते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। प्रत्येक बार निकाली गई पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं सीधा सूत्र। पहले कितनी निकलती है उसको लिख देते हैं। प्रत्येक बार निकाली गई वायु की मात्रा बराबर x/4। 1/4 ही तो निकाली जाती है, तो ये 1/4 यहाँ पर हर बार मात्रा निकाल दी जाएगी। तो यानी प्रथम बार में कितनी आएगी, अगर हम प्रथम बार की बात कर दें तो प्रथम बार के बाद बेलन में वायु, अगर एक बार हम निकाल देते हैं तो कितना उसमें बचेगा, ये चीज वायु की जो मात्रा होगी कितनी बचेगी, x कुल थी, उसमें से x/4 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो जैसे ही आप लासा लोगे तो 4x - x/4 हो जाएगा, और जब घटाओगे इसको तो क्या मिलेगा, 3x/4। यानी आप पास 1 रुपया था तो चवन्नियाँ 4 हुई, तो 1 चवन्नियाँ आपने हटा दी, तो कितनी बची, 3 चवन्नियाँ बची। 3 हिस्से बचे, 1 हिस्सा आपका बाहर हो गया। अगर आप समझना चाहें तो देखिए, आपके पास ये कोई गोला है, इसके 4 टुकड़े कर दीजिए। इसमें से एक टुकड़ा आपने कहा कि हर बार बाहर हो जा रहा है, तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 ऊपर बचेंगे, नीचे 4। ये तो आप भिन्न में लिखते हो, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बनेगा, जैसे आपने वहाँ पर घटाया था, तो ये चीज़ यहाँ पर बन जाती है। तो आपके समझ में इतना आ गया होगा। तो ये पहली बार घटाने पर हमें पैटर्न मिला। तो जब पहली बार हम घटाएंगे तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, ये भी तो आप समझ सकते हैं। वो तो T1 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा। ये चीज़ T2 हमारी हो गई। अब आप देखिए, अब हमको T3 चाहिए, T4 चाहिए, T5 चाहिए। यानी हर बार हमको क्या करना है कि जो बचा है उसमें से हमको x/4 घटा देना है, बस और कुछ करना नहीं है। हर बार x/4 जो जितना बचा है उसका x/4 घटाना है। जैसे जितना बचा है उतने में से x/4 उसका घटा देना है। तो हमारे पास अब कितना बचा है, देखिए अब हमारे पास T2 बचा है, 3x/4 बचा है। अब इसी का इतना ही इसमें से 1/4 घटाएंगे, तो इस प्रकार क्या, देखिए T4 अगला लिखते हैं सीधा, तो हमारे पास बचा कितना था, ये चीज़ बची थी। अब इसी का 1/4 भाग हमको, जैसे उसमें x का हमने 1/4 घटाया था, ऐसे 3x का भी हम घटाएंगे। तो ये जो पैटर्न आपका यहाँ पर बनेगा, तो अब देखिए कैसा होगा, 3x/4 यहाँ मिला, यहाँ आपको क्या मिला, 3x/16 मिला। अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप देखते हो कि लासा लेना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही करोगे तो यहाँ 16 आपको नीचे मिल जाएगा, 16 नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आपको कैसा होगा, यहाँ 4 3 12, ऊपर 12x मिलेगा और नीचे इधर की तरफ क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। आप दोनों को घटाओगे तो आपको मिलेगा 9x/16, यानी
आपके पास T3 जो होगा, T4 जो होगा 9x/16 होगा। अब ये तो मिल गया। अब आप देखिए अगले वाले में फिर से आप घटाएंगे, अगले वाले में फिर से आप घटाएंगे, तो अगले वाले में फिर से घटाना क्या है, T5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, T4 होगा। तो T4 में आपको क्या मिलेगा, 9x/16 होगा। ये x का मामला होगा। फिर से इसमें आप x/4 का कितना घटाएंगे, 9/16 का घटाएंगे, ये चीज घटाएंगे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको, आप 16 चक्कू 64 हो जाएगा। 64 आपको लासा लेना होगा, तो आप यहाँ 64 लासा ले लीजिए। तो यह 4 से 9 चौक 36 यहाँ हो जाएगा x, और -9x यहाँ हो जाएगा। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आपको यहाँ मिलेगा और नीचे 64 मिलेगा। इस प्रकार आप T4 निकाल लोगे। इसी तरीके से आप T5 भी निकाल सकते हो। तो ये T5 जब आप निकालोगे तो देखो क्या मिलेगा, T5 भी निकाल के दिखाते हैं आपको, देखिए। तो यहाँ आपके पास क्या बचा था, T5 यानी 27x डिवाइडेड बाई कितना था, आपके पास 64 था। अब इसी का तो आप 1/4 निकालोगे, 64, यहाँ जो मिलेगा 64। आप 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 चक्कू 16, 6 यानी 256, यहाँ 256 आ जाएगा जब लासा लोगे आप। तो यहाँ तो 27, इसको 4 से हमें गुणा करना पड़ेगा 27 को। 27 को आप जब 4 से गुणा करोगे तो जो चीज़ मिलेगी उसको आप लिख लीजिए। तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। यहाँ पर आपके लिए जो बनेगा 7 चौक 28 के 8 हासिल आया 2 और 4 दूनी 8 और आपके लिए यहाँ पर जो चीज़ बनेगी आपके पास, देखिए यहाँ पर आपके पास बन रहा है जितना भी देखिए, यहाँ जो आपका बन रहा था वो जो T5 हम लिख रहे थे, यहाँ पर वो स्पेस की कमी की वजह से यहाँ लिख देते हैं सीधा सा T5 इक्वल टू आपका आएगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई आपने कितना 256 लिखा था, यहाँ आया 108 x माइनस 27x। तो यहाँ जो मिलेगा आपको 81x डिवाइडेड बाई 256 मिल जाएगा। तो ये कुछ मिला। अब देखिए इस प्रकार क्या हुआ, आपको 5 चीज़ें मिली हैं, यानी आपको क्या मिला, देखिए T1, T2, T3, T4, T5, ये इस तरीके से आपको आगे मिलते चले जाएंगे। तो इनका जो पैटर्न मिला है वो क्या मिला है, आप देखिए इस पैटर्न को हम जो बनाया है हमने, वो क्या मिला, एक x मिला, एक 3x/4 मिला, दूसरा क्या मिला है, आप देखिए तीसरा मिला है 9x डिवाइडेड बाई आपको 64 मिला है, आपने कॉपी पर लिख रखा होगा। फिर अगला क्या मिला है 27x बाई आपको यहाँ पर यहाँ क्या मिला है 16 और यहाँ मिला है 27x/64। अगला क्या मिला है 81x डिवाइडेड बाई 256। कुछ इस तरीके के आपको पैटर्न मिले। अब आप देखेंगे अगर T2 माइनस T1 आप कर दें, यही तो D1 होता है, तो D होता है। आप जब इसका निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप 3x/4 माइनस x करेंगे
तो आपको माइनस का x/4 मिलेगा। यानी यही तो आप कह रहा था लगातार कम पड़ रहा है इसमें। फिर अगला T3/T2 करोगे या T4/T3 करोगे, सब में यही एक ही पैटर्न आपको मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें जो घट रहा है लगातार, इसमें x-x/4 मिला। फिर अगले वाले में आप देखिए, अगले वाले पैटर्न में आपको क्या करना है, T3 को T2 से घटाना है। तो जैसे ही आप T2 में से T3 को घटाओगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, 9x माइनस आपके पास कितना है 16 है, माइनस 3x/4 है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आप यहाँ लासा लोगे, जैसे ही लासा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 9x माइनस 12x/ कितना मिलेगा 16, और यहाँ आपको क्या मिला माइनस का 3x/16। अब आप देखिए आपको पहले वाले में क्या मिल रहा था, माइनस का x/4 मिल रहा था, और यहाँ क्या मिल रहा है माइनस 3x/4 मिल रहा है। अब आप एक चीज़ गौर करिए, हमने जो थ्योरी पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने आपको बताया था कि जो है d जो होता है वो हमेशा एक जैसा आता है, यानी बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि d अलग अलग मिल रहा है। तो जब अलग अलग मिलेगा तो ये श्रेणी जो होगी वो एक जैसी नहीं है। तो जब एक से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसमें नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए इस कारण AP नहीं होगी, AP जो है नहीं होगी। ये चीज़ इसमें निकल कर आ जाता है, AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो D आ रहा है वो एक जैसा नहीं आ रहा है। D जो निकल रहा है वो एक जैसा नहीं निकल रहा, एक जैसा नहीं है। ये चीज़ जो आपको कॉन्सेप्ट समझना था वो शायद समझ में आ गया होगा। इसके पहले पार्ट में जो हमने किया था उसमें D जो आ रहा था वो एक जैसा मिल रहा था, लेकिन इसमें D एक जैसा नहीं मिल रहा है। पहले वाले में आपने देखा था कि 8 रुपीज़ हर बार आपको डिफरेंस नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर D आपको एक जैसा नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ये AP नहीं होगी। पहले वाले सीरीज़ में AP आपको मिलेगी। तो ये पैटर्न थे कुछ जो हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, 3-4 पार्ट्स हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। आज धन्यवाद। आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ज़रूर इसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।